नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। आपका टॉपिक है ग्रीन मैन्योर, रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, डेफिनिशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है क्या है, ग्रीन मैन्योर। और ग्रीन मैन्योर का जो रोल है इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन मैन्योर इज अ टाइप ऑफ कवर क्रॉप ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड into the soil to improve its health and fertility. Instead of being harvested for a final product, these crops are tilled or plowed back into the soil while they are still green or at the flowering stage. मतलब जो आपकी हरी खादें होती हैं, जो आपके ग्रीन मैन्योर होते हैं, एक प्रकार की आपकी सहायक फसलें होती हैं। एक प्रकार की आपकी क्या होती हैं, सहायक फसलें होती हैं, जिसे विशेष रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के उद्देश्य से उगाया जाता है। अंतिम उत्पाद के लिए कटाई करने के बजाय इन फसलों को हरी अवस्था में या फूल आने की अवस्था में मिट्टी में जोत कर क्या किया जाता है, इनको मिलाने का काम किया जाता है। दिस प्रैक्टिस enriches the soil with organic matter and essential nutrients। मतलब जो यह आपका प्रैक्टिस होता है, यह अभ्यास मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ और आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके ग्रीन मैन्योर है, जो आपकी ग्रीन मैन्योरिंग है, वो आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को इंक्रीज़ करने का काम करता है, जिससे सॉइल के फर्टिलिटी स्टेटस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर का जो डेफिनेशन है, उसका परिभाषा है, उसका परिभाषा क्या हो सकता है, उसको लेकर बात करेंगे। तो ग्रीन मैन्योर रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सर्टेन प्लांट्स, प्राइमरली लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स, and then plowing them into the soil to increase soil fertility and quality। मतलब जो आपका हरी खाद है, हरी खाद का तात्पर्य कुछ पौधों, मुख्य रूप से आपके जो लेग्यूमिनस और जो नॉन लेग्यूमिनस हैं, मतलब दलहनी और गैर गैर दलहनी जो फसलें हैं को उगाने और फिर मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें मिट्टी में मिला देने की जो प्रक्रिया है, वो आपका क्या है, ग्रीन मैन्योर या ग्रीन मैन्योरिंग। दिस प्रोसेस, जो ये आपका ग्रीन मैन्योरिंग प्रोसेस होती है, जो आपके ग्रीन मैन्योर्स होते हैं, दिस प्रोसेस एड्स ऑर्गेनिक मैटर, इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड इन्हेंसेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर सबसिक्वेंट क्रॉप्स। मतलब यह जो आपकी प्रक्रिया होती है, जो ग्रीन मैन्योरिंग है, ये क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ को जोड़ने का काम करती है आपकी सॉइल से। मिट्टी की संरचना, मतलब जो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर है, मिट्टी की संरचना में सुधार करने का काम करता है। और जो आपकी सबसिक्वेंट क्रॉप्स आने वाली हैं आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप के बाद, तो और बाद की फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाने का काम हमारी जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो करती हैं, और आपकी सॉइल का जो उत्पादकता है, जो उर्वरता है, उसको बढ़ाने का काम हमारे जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो करती हैं। तो ग्रीन मैन्योर फसलें अगर कहा जाए तो हम जिस फील्ड में इन फसलों को उगाते हैं, उसी फील्ड में इनको हम थ्रू प्लविंग मिलाने का काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अपनी सॉइल में इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ग्रीन मैन्योर जो हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग ग्रीन मैन्योर आर, तो हरी खाद का उपयोग करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है, तो वो आपका है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। मतलब जो आपका सॉइल का फर्टिलिटी है, जो सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। तो पहला उद्देश्य क्या है, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इट एड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, स्पेशली विद नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। मतलब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। उर्वरता को कैसे बढ़ाना, यह मिट्टी में आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ने का काम करता है। कौन, आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। विशेष रूप से नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाली दलहनी फसलों के साथ। तो जो आपके
दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करके हमारी सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इन्हेंसिंग सॉइल स्ट्रक्चर। द एडेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रूट सिस्टम्स इम्प्रूव सॉइल एग्रीगेशन विच लीड्स टू बेटर एरेशन, वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड वाटर रिटेंशन। मतलब मिट्टी की संरचना में भी सुधार करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर की फसलें करती हैं, हरी खाद की फसलें करती हैं। ये क्या करती हैं, अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ और जड़ प्रणाली मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने का काम करती हैं, जिससे आपका क्या होता है, जिससे आपका वायु संचार, मतलब जो आपका वायु संचार होता है, जो एरेशन होता है, बेटर एरेशन, मतलब एरेशन अच्छा होता है, सॉइल में एरेशन अच्छा होगा तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, क्रॉप ग्रोथ अच्छी होगी। और जो है आपका वाटर इनफिल्ट्रेशन, आपका जल घुसपैठ वो भी बहुत अच्छी होती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंट्रोलिंग वीड्स। तो ग्रीन मैन्योर फसल जो है आपका डेंस कवर क्रॉप कैन सप्रेस वीड ग्रोथ बाय competing for sunlight, water and nutrients. Some green manure crops also release allelopathic chemicals that inhibit weed seed germination. तो आपके जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो कहीं ना कहीं खरपतवार नियंत्रण का भी काम करती हैं। तो ये आपका क्या करती हैं ग्रीन मैन्योर फसलें, ये घनी हरी खाद फसल सूरज की रोशनी, जो आपका सनलाइट होती है, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके खरपतवारों के जो आपके वीड हैं, खरपतवारों के विकास को दबाने का काम करती हैं। कुछ हरी खादें जो आपके ग्रीन मैन्योर हैं फसलें, एलिलोपैथी जो केमिकल्स होते हैं, रसायन छोड़ने का काम करती हैं, जो खरपतवार के जो आपके बीज हैं उनको नष्ट करने का काम और उनको अंकुरित ना होने देने का काम भी हमारे जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। द प्लांट कवर प्रोटेक्ट्स द सॉइल सरफेस फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड विंड, रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो अगर आप ग्रीन मैन्योर फसलें लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को भी रोकने का काम करती हैं। अब मृदा अपरदन रोकने का काम कैसे करती हैं, जब आप ग्रीन मैन्योर फसलें लगाते हैं तो ये आपकी सॉइल को, आपकी मृदा को, मिट्टी को, सॉइल पार्टिकल्स को कवर करने का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जिससे कि जो भी आपका रेन ड्रॉप आता है वो डायरेक्ट आपके सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता है, ये आपका ग्रीन मैन्योर फसल के कांटेक्ट में आता है, तो आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो डिटैच नहीं होते हैं। यही चीज़ आपका जो विंड आती है, जो आपकी हवा आती है, वो भी आपके डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है, जिससे कि आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो डिटैच नहीं होते हैं। तो जो आपकी मृदा अपरदन और सॉइल इरोजन की प्रक्रिया है वो भी कंट्रोल करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर फसलें करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिक्लेमिंग प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। इट कैन हेल्प इन द रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स बाई प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज सॉल्ट्स। मतलब जो आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं उनको भी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स के थ्रू हम लोग सुधार करने का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो भी आपकी सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स हैं वो आपकी क्या करती हैं, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स जो हैं उनको हम लोग इससे कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि जितने भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज़ करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, और मिट्टी की जो स्थिति है उसको हम रिक्लेम करने का या उसकी सामान्य स्थिति में लाने का काम हम थ्रू ग्रीन मैन्योर क्रॉप करने का काम करते हैं। इसके बाद नंबर 6 आपका आता है इंक्रीजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन मैन्योर प्रोवाइड्स अ रिच फूड सोर्स फॉर बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन एंड एक्टिविटी। मतलब जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनकी गतिविधि आपके ग्रीन मैन्योर फसलों के थ्रू बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है, जब हरी खाद का विघटन जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर की फसलें हैं वो जब आप सॉइल में डिकम्पोज करने का काम करते हैं या सॉइल में देने का काम करते हैं, तो एक हिसाब से जो आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक फूड मटेरियल मिलता है, और वो फूड मटेरियल वो खाते हैं और उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो सॉइल है उसका जो फर्टिलिटी स्टेटस है, उसकी जो उर्वरता है वो आपकी इंक्रीज़ होती है, आपके सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो आपके जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक बेटर कंडीशन मिलेगी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और आपके डिकम्पोजिशन के लिए,
और अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग आते हैं। टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर्स आपके क्या होते हैं? तो ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो पहला जो अगर हम बात करें जो आपकी हरी खाद है, हरी खाद की जो फसलें हैं उनको मोटे तौर पर हम दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। जो पहला आपका है ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यू। ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यू का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यू हरी खाद। दिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग द ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन द सेम फील्ड वेयर इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सनहेम्प, ढैंचा, क्लस्टर बीन एंड कॉपी। मतलब जो इंस्टीट्यू ग्रीन मैन्योरिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी फसल है, जो भी आपकी हरी खाद की फसल है, इसमें उसी खेत में हरी खाद फसल को उगाया जाता है। उसी फसल में उगाने के बाद उसे उसी फसल में उसी फील्ड में हम लोग मिलाने का काम करते हैं, सॉइल में डिकम्पोज करने का या मिक्सअप करने का काम करते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं इंस्टीट्यू ग्रीन मैन्योरिंग के, जैसे आपका सनई है, आपका ढैंचा है, आपका ग्वार है, लोबिया है। तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यू ग्रीन मैन्योरिंग के एग्जांपल्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फसल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग को हम लोग एक्सटीट्यू ग्रीन मैन्योरिंग भी बोलते हैं। एक्सटीट्यू ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी इसको बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग लीव्स एंड टेंडर ट्विग्स ऑफ ट्रीज, shrubs and herbs from nearby areas। अब nearby areas एग्जाम्पल फॉरेस्ट लैंड्स, फील्ड, बर्ड्स ये आपके हो सकते हैं। एंड incorporating them into the soil of the main field। Common examples include leaves from the neem, महुआ and ग्लैरिसिडिया। तो जो भी आपके एक्सटीट्यू ग्रीन मैन्योरिंग के अंतर्गत जो भी आपके प्लांट्स आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? आसपास के क्षेत्रों में जैसे आपका वन भूमि हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट लैंड्स, आपका जो खेत है, फील्ड बर्ड्स हो सकते हैं, से पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की पत्तियां और जो टेंडर लीव्स होती हैं, जो कोमल टहनियाँ होती हैं, को इकट्ठा करके मुख्य रूप से खेत की मिट्टी में मिलाने का काम जो किया जाता है उसको हम लोग ग्रीन लीफ मैन्योरिंग या एक्सटीट्यू ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का नाम इसको हम लोग देते हैं। सामान्यतः उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जो आपका नीम है, नीम की जो पत्तियां हैं, जो महुआ है, महुआ की जो पत्तियां हैं, और जो ग्लैरिसिडिया है उसकी जो पत्तियां और जो टेंडर लीव्स हैं उसको कलेक्ट करके हम बाहर से लाके अपनी मेन फील्ड में डालने का काम करते हैं और फिर उसी को हम अपनी सॉइल में मिक्सअप करने का काम करते हैं और सॉइल का जो उर्वरता है, जो उर्वरा शक्ति है, उसको इंक्रीज़ करने का काम हम लोग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। वांछनीय जो विशेषताएं होती हैं आपकी ग्रीन मैन्योर की, तो वो आपकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक आइडियल ग्रीन मैन्योर के लिए? एन आइडियल ग्रीन मैन्योर क्रॉप शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। एक आदर्श हरी खाद फसल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली जो विशेषता है वो आपका क्या है? फास्ट ग्रोइंग। तो इट शुड ग्रो रैपिडली टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब तेज़ी से इसका विकास होना चाहिए, तेज़ी से ग्रोथ होनी चाहिए। इससे क्या होता है? इसे कम समय में बड़ी मात्रा में बायोमास उत्पन्न करने के लिए तेज़ी से बढ़ने वाली आपकी ग्रीन मैन्योर फसल होनी चाहिए। तो जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसल होती है वो आपका क्या होना चाहिए? फास्ट ग्रोथ करने वाली होनी चाहिए, तेज़ी से विकास करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 है आपका हाई बायोमास प्रोडक्शन। इट शुड यील्ड अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रीन मैटर पर यूनिट एरिया। मतलब उच्च बायोमास उत्पादन करने वाली आपकी ग्रीन मैन्योर की फसल होनी चाहिए। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में हरी सामग्री की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन करने वाली ग्रीन मैन्योर की फसल आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें डीप रूट सिस्टम। डीप टैप रूट हेल्प्स टू ब्रेक अप कॉम्पैक्टेड सबसॉइल एंड ब्रिंग अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीपर लेयर्स। मतलब जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हों उनका जो रूटिंग सिस्टम हो वो गहरी जड़ प्रणाली वाला होना चाहिए। एक गहरी मूसला जड़ जो आपकी होती है संकुचित उपमृदा को तोड़ने का काम करती है। जो आपकी सब लेयर होती है, जो आपकी सब सॉइल होती है, उसको तोड़ने का काम करती है
और गहरी परतों में जो आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको ऊपर लाने का काम करता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको इस्तेमाल करने का काम करता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपका क्या है, सॉफ्ट सकुलेंट टिश्यूज़। तो द प्लांट मटेरियल शुड बी सॉफ्ट एंड लीफी विद अ लो फाइबर कंटेंट टू इंश्योर रैपिड डिकम्पोजिशन। आपकी जो ग्रीन मैन्योर फसल है मुलायम, रसीला और रसीले ऊतक होने चाहिए। जो पौधे की सामग्री है वो नरम और पत्तीदार होनी चाहिए, जिससे तेज़ी से विघटन सुनिश्चित हो सके। और तेज़ी से विघटन सुनिश्चित करने के लिए जितने भी आपके ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स हैं, उसमें जो फाइबर कंटेंट परसेंट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर वो कम से कम होगा तो जो आपका डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है, जो डिकम्पोजिशन का प्रैक्टिस है, वो आपका क्या होगा, तेजी से होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक है वो है एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप विद हाई नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी आर हाईली डिज़ायरेबल। मतलब आपका जो ग्रीन मैन्योर फसल है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होनी चाहिए। उच्च नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता वाली दलहनी फसलें अत्यधिक लाभकारी मानी गई हैं, अच्छी मानी गई हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी आपकी ग्रीन मैन्योर फसल में होनी चाहिए, वो आपका ज़्यादा डिज़ायरेबल है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स है ड्रॉट टॉलरेंस। इट शुड बी एबल टू ग्रो वेल विद मिनिमल वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब ड्रॉट टॉलरेंस का मतलब क्या है, जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप हो वो सूखा सहन करने वाली होनी चाहिए। मतलब वो ड्रॉट कंडीशन में भी कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो करने वाली होनी चाहिए। यह न्यूनतम पानी की आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से बढ़ने में सक्षम होनी चाहिए। मतलब सूखा सहिष्णुता इसके अंदर अंतर होनी चाहिए आपके ग्रीन मैन्योर क्रॉप के अंदर, ड्रॉट टॉलरेंस। तो ये आपका जब आपका वाटर स्कैरसिटी रहेगी, वाटर की कमी रहेगी, जल की कमी रहेगी, तब भी आपकी ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप अच्छे से आपकी कंडीशन में ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 7, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो it should not be susceptible to pests and diseases that could affect the subsequent main crop। मतलब जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। यह कीटों और रोगों के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए, मतलब ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए, जो बाद की मुख्य फसल को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ के प्रति अगर ससेप्टेबल हुई, तो उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का जो इन्फेस्टेशन होगा, तो वो जो इन्फेस्टेशन है वो आपकी आने वाली जो फसलें हैं, जो आप ग्रीन मैन्योर के बाद जो फसल लगाएंगे उसको अफेक्ट कर सकती हैं। और जो आपका इकोनॉमिकल वैल्यू आपकी जो क्रॉप की है उसको वो क्या कर सकता है, डिक्रीज़ करने का काम कर सकता है। तो जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसल है वो पेस्ट एंड डिजीज़ के प्रति क्या होनी चाहिए, उसमें प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नंबर 8, लो सीड कॉस्ट एंड इजी अवेलेबिलिटी। मतलब द सीड्स शुड बी अफोर्डेबल एंड ईजिली एक्सेसिबल टू फार्मर्स। मतलब जो भी आप ग्रीन, इसमें क्या कहा गया है, कम बीज लागत और आसान उपलब्धता उसकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर की जो भी फसलें हैं, तो उसके जो सीड्स हैं, ग्रीन मैन्योर जो फसल आप लगाने जा रहे हो उसकी जो सीड्स हैं वो ईजिली फार्मर्स को अवेलेबल होने चाहिए। और जो उनकी कास्ट है, कॉस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब फार्मर्स को वो सीड मिलने चाहिए और उपलब्ध भी होने चाहिए, जिससे फार्मर क्या है वो टाइमली अपनी ग्रीन मैन्योर फसल लगा सके और उसका लाभ उठा सके, उसको टाइमली अपनी फील्ड में डिकम्पोज कर सके। और जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसको अनअवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म में उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर सके, जिससे आपकी जो आने वाली फसल है उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योर। मतलब जो आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं उसके लाभ क्या हैं। तो जो सबसे पहला लाभ है वो आपका क्या है, एड्स न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड अदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी आपके ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल में, आपकी मृदा में पोषक तत्वों को जोड़ने का काम करती हैं। विशेषतः आपकी जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको आपकी सॉइल में, मृदा में जोड़ने का काम करती है और आपकी सॉइल की उर्वरता को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम आपकी जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो करती हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 2, इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर।
इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लीड्स टू बेटर सॉइल एरेशन, ड्रेनेज एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार करने का काम करती हैं और आपका जो एरेशन है, आपकी जो मृदा है, मिट्टी की जो एरेशन है, सॉइल एरेशन उसको अच्छा करती हैं, आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करती हैं। और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है आपका जल निकासी अच्छा करती हैं और जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता को भी कम करने का काम, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर फसलें करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, रिड्यूसेस केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़। मतलब डिक्रीज द रिलायंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सेविंग कॉस्ट फॉर फार्मर्स। मतलब रासायनिक उर्वरक के उपयोग को भी कम करती हैं हमारी ग्रीन मैन्योर फसलें। मतलब जो भी आपके सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो भी आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, उनका जो यूज़ है उसको कम करने का काम करता है। और ग्रीन मैन्योर फसलें हमारी सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और उसका जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर फसलें करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल्स वीड्स एंड पेस्ट। तो ग्रीन मैन्योर जो क्रॉप्स हैं एक्ट्स एज अ कवर क्रॉप टू सप्रेस वीड्स एंड कैन हेल्प इन ब्रेकिंग पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। तो जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं खरपतवार और कीटों को नियंत्रित करने का काम करती हैं। तो नियंत्रित करने का काम कैसे करती हैं? जो आपके खरपतवार हैं, तो ग्रीन मैन्योर फसलें आपके खरपतवार का जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं। तो ये आपके जो इंसेक्ट पेस्ट या जो भी आपके वीड्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्रिवेंट्स नंबर 5 है प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, द प्लांट कवर प्रोटेक्ट्स द सॉइल सरफेस। तो जो भी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी जो फसल होती है, जो भी आपके सॉइल होती है उसको कवर करके रखती है। तो सॉइल को अगर कवर करके रखेंगी आपकी जो भी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं, तो इससे आपका जो सॉइल इरोजन है कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है और सॉइल इरोजन का काम जो सॉइल इरोजन होता है उसको कम करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर फसलें करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। जो आपकी ग्रीन मैन्योर है, इट इज़ अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स सॉइल हेल्थ। तो जो ग्रीन जो मैन्योरिंग है, ग्रीन मैन्योर जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इको फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली ये फार्मिंग प्रैक्टिस है, पर्यावरण के अनुकूल है और एक टिकाऊ खेती और पर्यावरण अनुकूल एक खेती अभ्यास है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जो आपका सॉइल हेल्थ है, मिट्टी के स्वास्थ्य को ये अच्छा करने का काम करते हैं। कौन? हमारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करते हैं, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते हैं और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेशंस। तो आपकी जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं उसका लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? तो लिमिटेशंस मतलब आपका सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो लैंड ऑक्यूपेंसी है। इट ऑक्यूपाइज the land for a period when a cash crop could have been grown, potentially reducing immediate income। मतलब कहीं ना कहीं अगर लिमिटेशन की बात करें तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो हैं वो एक पीरियड तक आपकी भूमि पर कब्जा करने का भी काम करती हैं। यह उस अवधि के लिए भूमि पर कब्जा करती हैं जब एक आप नगदी फसल उगाई जा सकती है। उस पीरियड में आप एक कैश क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जिससे आप तत्काल आय कमा सकते हैं। लेकिन आप उस पीरियड में आप ग्रीन मैन्योर फसल लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो आपका कैश क्रॉप है उसको आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं इसमें इनकम भी आपका कम होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मॉइस्चर कंपटीशन। तो मॉइस्चर कंपटीशन आपका क्या है? तो ये भी एक लिमिटेशन है आपका ग्रीन मैन्योर क्रॉप का। तो अगर ग्रीन मैन्योर क्रॉप आप लगाते हैं तो आपकी सॉइल में जो मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी है, जो नमी है, वो भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर ये क्रॉप है आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है तो ये मॉइस्चर लेंगे तभी अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कंज्यूम सॉइल मॉइस्चर, ये सॉइल मॉइस्चर which could be a concern in water scarce regions or during dry periods। मतलब नमी के लिए भी हमारे जो ग्रीन मैन्योर फसलें हैं ये प्रतिस्पर्धा करने का काम करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं। हरी खाद फसलें मिट्टी की नमी का उपभोग करते हैं। जो आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो क्या करती हैं? जो मिट्टी में आपका मॉइस्चर लेवल है, जो मॉइस्चर है उसको भी ये कंज्यूम करने का काम करते हैं, उपभोग करने का काम करते हैं। जो पानी की कमी
वाटर स्केर्स रीजन, जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों या शुष्क मौसम के दौरान चिंता का विषय हो सकता है। तो आपका मॉइस्चर कंपटीशन भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है आपकी ग्रीन मैन्योर फसल के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका नंबर 3, टाइम एंड लेबर इंटेंसिव। तो टाइम एंड लेबर इंटेंसिव का मतलब है इट रिक्वायर्स एडिशनल लेबर एंड टाइम फॉर सोइंग, प्लोविंग एंड मैनेजमेंट। तो जो आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें हैं वो आपका क्या करती हैं, बुआई, जुताई और प्रबंधन के लिए अतिरिक्त श्रम और समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं अपनी मेन क्रॉप के पहले लगाते हैं। तो एक पीरियड जो लगभग होता है 40 से 50 दिन का या 40 से 45 दिन का, वो ये कवर करती हैं। तो उसमें आपका टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं लेबर लगता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है आपका ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ सीड्स, ऑल्दो इट रिड्यूसेस फर्टिलाइजर कॉस्ट, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सीड्स फॉर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कैन बी अ फैक्टर। मतलब बीजों की जो लागत होती है, हालांकि यह उर्वरक लागत को कम करता है। जो आपकी ग्रीन मैन्योर फसलें होती हैं ये आपका जो फर्टिलाइज़र कॉस्ट है उसको कम करने का काम करती है। हरी खाद फसलों के लिए जो बीजों की प्रारंभिक लागत है एक कारक हो सकती है। तो ये भी आपका कॉस्ट ऑफ सीड जो है ये भी एक आपका लिमिटेशन है फॉर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के लिए। तो जो बीज की लागत है, कॉस्ट है, ये भी आपका एक क्या है, एक फैक्टर है, एक लिमिटेशन है। इसके बाद आपका नंबर 5 है नेक्स्ट, एलिलोपैथिक इफेक्ट। तो सम क्रॉप्स में रिलीज केमिकल्स नहीं, जिसको हम लोग एलिलोपैथिक इफेक्ट मतलब एलिलो केमिकल्स बोल सकते हैं, एलिलो केमिकल्स दैट कैन टेम्पोरली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। मतलब जो भी आपके सम क्रॉप्स, जो भी आपकी ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप्स हैं, सम एलिलोपैथिक केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो आपकी नेक्स्ट आपकी जो क्रॉप आने वाली है उसकी ग्रोथ को भी टेम्पररी इनहिबिट या उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने का काम हमारी ग्रीन मैन्योर क्रॉप कर सकती है। तो एक एलिलोपैथिक इफेक्ट भी कहीं ना कहीं एक आपका लिमिटेशन है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के लिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।